गुड आफ्टरनून किड्स। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवोदय की हाईली स्पेशलाइज्ड टेस्ट सीरीज मेजर टेस्ट पार्ट 3 में। तो आज जो टॉपिक्स लिए गए हैं वो है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। दोस्तों अगर फिजियोलॉजी की बात की जाए तो फिजियोलॉजी ऐसा टॉपिक है प्री मेडिकल का जो आपको फॉर द लाइफ टाइम पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स होते हैं फिजियोलॉजी के ये आपको इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि साहब सिर्फ अप टू प्री मेडिकल टेस्ट पढ़ लिया इसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं साहब। यही वो टॉपिक्स है जिनको आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम पढ़ना है और इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों कभी भी फिजियोलॉजी को रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि रटने से आपका पीछा नहीं छूटने वाला, क्योंकि आप जिस फील्ड में आना चाहते हैं, जिस मेडिकल फील्ड की तरफ आप अग्रसर हुए हैं, उसकी जान ही फिजियोलॉजी होती है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट होता है फिजियोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी का डिस्कशन। और हमारा पहला टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन, यानी कि हमारा पहला ही क्वेश्चन रेस्पिरेशन है। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क इज ब्रैंकियल। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक्वेटिक यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा हाँ, ये पूछा जा रहा है कि कहां पर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की जाए तो ट्रैकिया, सुनेंगे, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, यहां तक होती है सी शेप रिंग्स। सी शेप यानी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं दोस्तों। और ये जो रिंग्स होती हैं ये वेंट्रली कंप्लीट होती है पर डोर्सली इनकम्प्लीट होती है। तो कहां कहां? ट्रैकिया। तो देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहला ट्रैकिया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और प्राइमरी ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर नहीं होते, एल्वेलर डक्ट्स पर नहीं होते। तो आंसर जाएगा फोर्थ, सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीधा पूछा है कि ट्रैकिया कहां जाकर डिवाइड होता है। तो ट्रैकिया डिवाइड होता है दोस्तों मिड थोरेसिक केविटी यानी कि T5। कहां डिवाइड होगा? मिड थोरेसिक केविटी यानी कि T5, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5। और दोस्तों यहां जाकर ये बनाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। एक होगा प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई, एक होगी प्राइमरी राइट ब्रोंकाई। चलिए आइए तो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को चैनलाइज कीजिए। ए है फिफ्थ थोरेसिक और बी है प्राइमरी ब्रोंकाई। देख लीजिए अपने हिसाब से। The volume of air that remains in the lungs after a normal expiration। मैंने आपको क्या बोला था कि जितनी भी कैपेसिटीज होती, जितने भी वॉल्यूम्स हैं, उनको आपको घर पे परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद ही आप इनको सीख पाएंगे, नहीं तो आपको इनमें बहुत ज्यादा डाउट्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सभी ये जो वॉल्यूम्स है, कैपेसिटीज हैं, इनको फ्रेम करने के लिए आप इन्हें घर पर दोहराएं, इनकी प्रैक्टिस करें घर पे। जैसे ये कहना चाह रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो मैं एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करता हूं। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, क्या बाहर आ गया? टाइडल वॉल्यूम। पर क्या अभी तक अंदर बचा हुआ है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV और RV। RV वो वॉल्यूम है जिसको आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर ले, RV कभी बाहर नहीं आने वाला। तो ERV प्लस RV यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सी ऑप्शन। मैच द कॉलम। तो दोस्तों अच्छा हाँ, इसकी बात करते हैं मैच द कॉलम्स। तो इसको याद करने की मैंने आपको बहुत आसान से ट्रिक बताई थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 40 सीधे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड हो जाएगा आपका 95। कहां है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डीऑक्सी ब्लड 45। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर 159। तो दोस्तों हाईएस्ट होता है आपके एटमॉस्फेयर में, तो डी का आंसर आ जाएगा, डी लग जाएगा सेकंड। तो डी सेकंड, पर 3 ऑप्शंस में दे रखा है, डी तो सेकंड। अब देखते हैं ए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो दोस्तों टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, तो ये आंसर आएगा 40। तो ए का आंसर है थर्ड, ए का आंसर भी थर्ड बहुत सारी जगह दिया हुआ है। तो बी का आंसर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ऑक्सी ब्लड में होता है आपका 95। तो बी का आंसर है फर्स्ट। तो ए का आंसर 3, बी का आंसर है फर्स्ट। सी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सी ब्लड, तो डीऑक्सी ब्लड में कितना हो जाएगा 45। तो सी का आंसर है फिफ्थ, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अच्छे से पढ़े इसको और अपने हिसाब से इसे सही कर लें। चलिए आइए 156। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक लंबे समय तक सिगरेट अगर आप अभी 1 साल पीते, 2 साल पीते और कहें कि आपको एम्फाइसीमा हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो सिगरेट स्मोकिंग है बेटा, सिगरेट स्मोकिंग अगर आप 8 साल 10 साल 12 साल यानी कि लगातार क्रोनिक वे में कर रहे हैं तो क्या होता है, जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, एल्वियोलाई में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और इस बीमारी को कहा जाता है एम्फाइसीमा। काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन। बच्चे ये क्या है, एमबीबीएस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नीट में भी बाहर से आ जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो 5 आएंगे। तो दोस्तों हमें 5 नंबर नहीं चाहिए गलत करके, तो बेसिकली हम इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ेंगे। बट द थिंग इज दैट दोस्तों, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है हाइपरबोला। क्या होता है? हाइपरबोला। रीजन क्या है कि जो मसल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा होता है। तो जो ग्राफ होता है, पहले ये टिल्ट होगा लेफ्ट साइड, फिर जाएगा राइट साइड। पहले टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में, फिर जाता है राइट साइड में, इसी वजह से ग्राफ बनता है हाइपरबोला। तो 157 का आंसर है बी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, और एक चीज और, बहुत से बच्चे क्या है कि देखेंगे द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इतना देखते लगा देंगे सिग्मोइड कर्व। ऐसा नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया कि जूलॉजी आपको अंडरलाइन करके सोल्व करनी, ये चीज आपके यहाँ काम आएगी। आप पूरे के पूरे पेपर को, पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आप आंसर टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको बेसिकली ये बताने के लिए डाला गया है कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं, जो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना है। इससे नहीं अटेम्प्ट करना है, आंसर है बी, हाइपरबोला। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस गिव बिलो फेवर फॉर्मेशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हाई O2 सही है, लो PCO2 सही है 2, लो H+ 3 सही है, लो कंसंट्रेशन ऑफ 2,3-Bpg सही है। तो इसका आंसर जाएगा 4। 4 ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहां बनता है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई पर आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना तो 2,3-Bpg कम होना चाहिए, PO2 हाई होना चाहिए, PCO2 लो होना चाहिए, H+ लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो आंसर जाएगा A4। 159 ऑल द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। क्यूबोइडल इन शेप नहीं दोस्तों। फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्री सही बात है, ये सही है। और ये पूछ रहा है कि बाकी सभी इनकरेक्ट है पर एक सही है, तो एक जो सही है वो है बी ऑप्शन, 159 का बी। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 2 लीटर ऑफ डीऑक्सी ब्लड अप्रोक्सीमेटली डिलीवर हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई? बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन है कि 100 ml डीऑक्सी ब्लड 4 ml CO2 को डिलीवर करती है टू द एल्वियोलाई। तो बेटा 100 ml कर रही है कितना? 4 ml। तो 1000 ml कितना करेगी? 40 ml। 2000 ml कितना करेगी? 80 ml। तो बेसिक सी गणित है दोस्तों ये, जिसका आंसर जाएगा 80 ml। ये क्वेश्चन कोई एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, बेसिक सी एक यहां पर गणित लगाई गई है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। Respiratory rhythm center is present in medulla region सही है। Neural signals from pneumotaxic center can increase the duration of inspiration नहीं दोस्तों। बी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको क्लास में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेशन को कम करता है, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को घटाता है। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अब इसकी बात करते हैं 162 दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखकर आप डर भी सकते कि यार ये क्या हो गया। तो दोस्तों ध्यान से सुने, एक ऐसा वॉल्यूम हमेशा ऐसा मिलेगा आपको जो आप अपने लंग से कभी भी बाहर इजेक्ट आउट नहीं कर सकते, कभी भी इसको एक्सपायर नहीं किया जा सकता, वो है आपका रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो दोस्तों ये जो लाइन लगा रखी है, जो आपकी जो ब्रोकन लाइन है, इसके नीचे वाला वॉल्यूम है, उसे कहेंगे अपन क्या? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम और ईआरवी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम और ईआरवी दोनों मिलकर के बनाते हैं आपका फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। तो एक्स हो गया एफआरसी। अब y की बात करते हैं, y में क्या आ गया? तो y में दोस्तों अगर आप बात करेंगे IC, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलकर के बनती है IRV एंड TV। तो क्या हो गया? IRV TV ERV, IRV TV ERV। तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बनाएंगे? वाइटल कैपेसिटी। कैसे निकालते हैं वाइटल कैपेसिटी? ध्यान से सुनेंगे। एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, उसके बाद आपने जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आपने एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, तो इस फोर्सफुल इंस्पायरेशन में आपने क्या क्या इनहेल किया है? सबसे पहला ERV, फिर TV, फिर IRV। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाएगी वाइटल कैपेसिटी। तो ये आपका Y है, वो है वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 163 द लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह। जो मिल्खा सिंह है साहब, वो जाते हैं आपके माउंटेन्स पर ट्रेन होने के लिए। तो जब वो माउंटेन्स पर ट्रेन होने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो वहां क्या होता है कि ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम होता है,
ऑक्सीजन का दबाव कम होता है तो क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीसीज रिलीज होती हैं, बॉडी में नई नई आरबीसीज बनना चालू होती है, जिससे एथलीट्स का स्टेमिना बढ़ना चालू हो जाता है। तो एथलीट्स जनरली ऐसा करते हैं कि अपनी जो ट्रेनिंग है वो माउंटेन्स पर करते हैं। माउंटेन्स पर ऑक्सीजन का दबाव काफी कम होता है, ऑक्सीजन के दबाव के काफी कम होने की वजह से आपकी बॉडी में नई नई आरबीसीज का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। इसी वजह से जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर हायर अमाउंट ऑफ आरबीसीज देखी जाती है, जिससे उनका स्टेमिना बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी 164। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव ग्लैंड? बेटा गोल ब्लैडर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, ध्यान रखें। लीवर जो होता है दोस्तों ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है और इसकी डक्ट का नाम है हेपेटिक डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड 5 पेयर्स गलत हो गया। पेनक्रियास लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी गलत। पेनक्रिया लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं होती, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर। पेनक्रिया तो कंपाउंड ग्लैंड होती है। बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स ऑफ गोल ब्लैडर्स। नहीं दोस्तों, गोल ब्लैडर की सेल हेपेटिक सेल्स नहीं होती, गोल ब्लैडर में तो बस स्टोरेज होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको अंडरलाइन करके सोल्व करना है। अगर आप इसको अंडरलाइन करके सोल्व करेंगे तो आप इसे गलत नहीं करेंगे, वरना आप क्या देखेंगे, गोल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट बिल्कुल सही है। पर अगर आप इसको अंडरलाइन करके पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छी तरह से तो आपको लगेगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड पूछ रहा है, जबकि गोल ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 करेक्ट है। 165। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मैरास्मस सही। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्वाशियोरकर सही है। इंडाइजेशन की बात करते हैं तो इंडाइजेशन में क्या होता है, या तो आपने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया, या ओवर ईटिंग कर ली, या एंजाइम्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, उस वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। तो ये बात सही है। वोमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। तो क्या पूछा है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? बेटा सभी करेक्ट है, सारी चीजें करेक्ट है, बी ऑप्शन। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस? गॉबलेट सेल्स म्यूकस सही है, चीफ सेल्स पेप्सिनोजन सही है, पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सही है। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करते हैं। कैसे याद करवाया था? पर ऑक्सी एसिड, यानी कि पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करेंगे एसिड प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहे हैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज करेगा? एक्सट्रिंसिक फैक्टर है बेटा विटामिन B12, यानी कि ये आप खुद अपनी डाइट में लेते हैं। तो एक्सटेंसिव फैक्टर विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर आएगा आपके पेराइटल सेल से और या पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से, और आप इसे एब्जॉर्ब कर लोगे। फिर आता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ग्लाइपेज एंड HCl, गलत हो गया दोस्तों ये। तो कौन कौन से सही है? गॉबलेट सेल्स म्यूकस सही है, चीफ सेल पेप्सिनोजन सही है, पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं सही है, ऑक्जेंटिक सेल HCl रिलीज करते हैं सही है। तो आंसर जाएगा A4। 167. Which of the following is incorrect match with respect to absorption of digested product? ग्लूकोज एक्टिव सही, ग्लूकोज पैसिव ये भी सही है, ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन भी होता है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ये भी सही है। नन ऑफ द अबाव, सारे ऑप्शंस करेक्ट है बेटा, ए बी सी तीनों करेक्ट है, नन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 168. द टाइप ऑफ ह्यूमन डेंटिशन आर कॉल्ड डाइफायोडेंट, बिल्कुल सही बात है। हमारी लाइफ में जो कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो दोबारा आते हैं, इसीलिए हमारा डेंटिशन कहलाता है डाइफायोडोंट। रीजन, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ व्हिच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, पर बेटा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है पर रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसी वजह से हमारा आंसर जाएगा ए इज ट्रू, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए ऑप्शन। 169. Secretion of parietal cells are important for protein digestion in stomach, बिल्कुल सही है। Secretion of parietal cells are alkaline, नहीं, secretion of parietal cells are acidic, HCl। क्या बोला अभी? parietal ऑक्जेंटिक सेल पर ऑक्सी एसिड, तो बेटा ये एसिडिक होता है। तो ये जो रीजन है ये करेक्ट हो चुका है। तो देखिए assertion is true but reason is false, बी ऑप्शन। 170. Which arrangement is correct from outside to inside? सबसे पहले सेरोसा, सेरोसा के बाद क्या आएगी? मस्कुलरिस, मस्कुलरिस आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, उसके बाद सब म्यूकोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, डी ऑप्शन। बेटा यहां पर क्या आप गलती करोगे ना, आप देखेंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट है, सीधा मार्क कर दोगे बी, पर बी में क्या लिखा हुआ है? सी। तो यही दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है। जो एग्जामिनर होता है वो इन एक्चुअल आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट करता है आपका धैर्य, आप में कितना पेशेंस है, आप कितना पेशेंस रख सकते हैं। तो बच्चे बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, इजी समझकर जूलॉजी को, ये जो जूलॉजी है यही सबसे बड़ा गेम है। हर बच्चा सबसे पहले जूलॉजी सोल्व करता है, और जूलॉजी में एंजाइटी के मारे या फिर सिली मिस्टेक्स के मारे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ये बहुत भारी पड़ेंगे और इतने भारी पड़ सकते हैं कि पूरा का पूरा साल जा सकता है आपका, इस चीज का ध्यान रखें। 171. Which
Which statement is incorrect? Dental formula adult human is 2123 by 2123 बिल्कुल सही. Tongue is attached to the floor of the oral cavity by frenulum बिल्कुल सही है. जो टंग होती है हमारे oral cavity से जुड़ी होती है through frenulum. The upper surface of tongue has small projections called papillae, all of which bears taste buds. क्या सभी पेपिले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं? नहीं, सभी पेपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते. एनसीईआरटी की लाइन से कुछ ही पेपिले ऐसे हैं जिनमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं. सी ऑप्शन. न्यूक्लियस एंजाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच डाइजेस्टिव जूस. बेटा ये गैस्ट्रिक जूस में भी नहीं होता, सलाइवा में भी नहीं होता. तो आंसर है डी, बोथ ए एंड बी. एनसीईआरटी सीधे. इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है. जो डाइजेशन होना है दोस्तों वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका. लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है. किसका? DMW. डी से ड्रग्स, एम से मिनरल्स, डब्ल्यू से वाटर. बस तो आंसर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन. ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स अ वेरी स्मॉल प्रोटीन. बेटा ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही डाला गया है, बस इसमें स्पेलिंग चेंज कर दी गई है. इसका आंसर काइलोमाइक्रोन्स है. अब देखें इसे. 175. Which of the following statements are correct? Bile contains no enzyme but help in digestion. बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता पर हेल्प करता है डाइजेशन में. पूछा है करेक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है. Which of the following are voluntary process? Defecation obviously दोस्तों defecation voluntary है. Deglutition किसी चीज को निगलना voluntary. Peristalsis involuntary. Digestive जो ट्रैक्ट होता है उसकी मसल्स इनवॉलंटरी होती है, स्मूथ मसल होती है. हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर. टर्निंग मूवमेंट्स ये भी हमारे बस में नहीं है दोस्तों. तो ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन. विच इज अ प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो कौन है दोस्तों? पेप्सिन. कौन है? पेप्सिन. चीफ और पेप्टिक सेल क्या रिलीज करती है? पेप्सिन. The conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion. सही. digestion is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. दोनों एनसीईआरटी की लाइन है. एज सच पूछा हुआ है. बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. बिल्कुल सही है. द पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड ग्लैंड. ये भी सही है. यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. अब यहां क्या होता है कि आप देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. तो आप क्या करते हैं? जनरली पहला ही ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, पूरा ऑप्शन पढ़े भी नहीं. ऐसा नहीं करना. चारों ऑप्शंस को पढ़ना भी सीखें कि कहां पर आपका चैनलाइज किया हुआ ऑप्शन आपको मिलेगा. तो डी ऑप्शन है. In human respiratory system, the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. बिल्कुल सही है. In human, the two lungs are covered by a single layer pleura. नहीं, डबल लेयर प्लूरा होती है दोस्तों. डबल लेयर प्लूरा होती है. तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बी ऑप्शन. In which disease absorption of food reduce diarrhea? Which of the following match is wrong? पूछा है wrong. रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. रॉन्ग पूछा है. तो बेटा अगर आप देखेंगे तो 97% ऑक्सीजन आरबीसी डिलीवर करती, सही है. 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ये भी सही है. 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट ट्रांसफर करते हैं, ये भी सही. 3% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा, नहीं दोस्तों 7%. 3% की जगह क्या होना चाहिए? 7%. तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट, रॉन्ग है. 183. ये दोस्तों आपकी एनसीईआरटी का एज सच डायग्राम है. मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में भी कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ना सीखना है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को नहीं छोड़ना है. ये डायग्राम फिर से आ चुका है. तो दोस्तों ये जो बी है वो आरबीसी है और ए है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो बेसमेंट सब्सटेंस एंड आरबीसी, डी ऑप्शन. 184. विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नो रोल इन इंस्पायरेशन. इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमारे रिब्स, हमारे स्टर्नम को लिफ्ट करते हैं. कहां? अपवर्ड एंड आउटवर्ड. अपवर्ड एंड आउटवर्ड. इसी वजह से एपी एक्सिस, सॉरी, इसी वजह से डीवी एक्सिस में हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज. तो क्या होगा? इंस्पायरेशन. यानी कि दोस्तों एनवायरमेंटल एयर आपकी पल्मोनरी कैविटी में आएगी, आपके लंग्स में आएगी. तो एक्सेल इंटरकोस्टल का सबसे बड़ा रोल होता है, वन ऑफ द मेन मसल होती है ये इनकरेक्ट हो गई. नॉर्मल ब्रीदिंग 12 to 16 सही है. पल्मोनरी फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय स्पायरोमेट्री, ये भी सही है. टाइडल वॉल्यूम इज 600 ml. तो ए एंड डी इनकरेक्ट हो गए. पर बेटा देखा जाए टाइडल वॉल्यूम 600 ml
तो होता क्या है, जब आप क्लिनिकल वैल्यूज को देखेंगे तो ये टाइडल वॉल्यूम 600 ml भी सही हो सकता है। पर अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनटीए की बात करेंगे, अगर एनटीए ये ऑप्शन डालती है तो उनके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इनकरेक्ट ही माना जाएगा। क्यों? एनसीईआरटी ने स्ट्रिक्टली इस बात को लिख रखा है आपकी बुक में कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। तो आपको यही याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। तो एनडीआर इनकरेक्ट। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 185। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दूसरा, 18 से 19% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। नहीं दोस्तों, नहीं, ये गलत है। सी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजर्स इनटू ब्लड, पासेस इनटू आरबीसी एंड रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म बाइकार्बोनिक एसिड। सही है। क्लोराइड आयन डिफ्यूजर्स फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस। ये भी सही है। तो दोस्तों क्या क्या ऑप्शन सही है? ए, सी, डी। तो कौन सा गलत हो गया? बी ऑप्शन। A molecule of hemoglobin carries ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकती है? 4। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। सही बच्चे, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करके देखें। आपने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, अब आपके लंग में क्या बचा है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बची है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्यों? नॉर्मल एक्सपायरेशन तो कर दिया, तो क्या बाहर निकाल दिया? टाइडल वॉल्यूम। पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो अभी अंदर ही है, और एक और वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको कभी भी बाहर इजेक्ट आउट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ERV प्लस RV, ERV और RV दोनों मिलकर बनाते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो चुका है। 188, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सी ब्लड डिलीवर्स हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 4 ml। 189, receptors associated with aortic arch and carotid artery are sensitive for कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में ऑक्सीजन का कोई सिग्निफिकेंट रोल होता ही नहीं है। 3 सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ को सेंस करते हैं। कौन कौन से? कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला ऑब्लोंगेटा, कैरोटिड आर्च जहां पर आपकी कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट होती है, और एक होता है एओटिक आर्च जहां की आपकी एओर्टा कर्व लेती है। ये तीनों जो एरियाज होते हैं ये कीमोसेंसिटिव एरियाज हैं, यानी कि एक तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को सेंस करते हैं और आपके रेस्पिरेशन को मॉड्यूलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड H+ जो होती है यही आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है, उसको मॉड्यूलेट करती है, बोथ ए एंड बी। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन शेल इंक्रीज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज। बेटा जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होती है, एसिडिक होती है, वासोडाइलेटरी होती है, ब्लड प्रेशर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है आपकी बॉडी में तो इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा और रेस्पिरेशन की डेप्थ भी बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज। चलिए, विच इज करेक्ट मैचिंग? ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर इज नासोफैरिंक्स, रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग इज लंग्स, respiration in aquatic arthropods gills, membrane around lungs is known as pleura. Which volume has the minimum magnitude? सबसे कम मैग्नीट्यूड। बिना दोस्तों ऑप्शन चेक किए आंखों पर पट्टी बांधकर आप आंसर लगा सकते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या लगाओगे? टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है? 500 ml। 500 ml से कम कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है आपके कैपेसिटीज में। In respiratory system that alveoli and the duct form exchange and respiratory part। आपको भी पता है दोस्तों, और मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि एक्सटर्नल लेयर से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये कहलाता है कंडक्टिंग पाथवे। पर वही बात की जाए दोस्तों एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पाथवे की, तो ये बनाता है एल्वेओलाई एंड इट्स डक्ट्स। एल्वेओलाई और उसकी डक्ट बनाती है एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी पाथवे जहां पर इन एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज चलता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां बनेगा? एल्वेओलाई। तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, H+ कम, टेम्परेचर कम, pH ज्यादा और 2,3/Pg कम। तो दोस्तों सभी सही है यहां पर। तो all of these fourth option। Glissen's capsule is found in liver। लीवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है दोस्तों? हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स की कवरिंग क्या कहलाती है? Glissen's capsule, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर जाएगा आपका लीवर। Which salivary gland present below the tongue, below in a sub, tongue in a lingua, sublingual। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन भी आपकी नीट में आ सकता है और आया भी होगा। ब्रूनर्स ग्लैंड इज लोकेटेड इन सब म्यूकोसा। ये नीट
का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, इस चीज को ध्यान में रखें दोस्तों, काफी बार पूछा क्वेश्चन है। मैच द कॉलम, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर प्रेजेंट इन बाइल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, अमाइलेज, डाइजेशन ऑफ फैट, तो फैट का डाइजेशन करती है आपका लाइपेज। सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड। एक बार फिर से, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर फाउंड इन बाइल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, अमाइलेज, डाइजेशन ऑफ फैट, लाइपेज। और आखिरी में सलाइवरी ग्लैंड कौन सी इन सब में से, पैरोटिड, जो चिक में पाई जाती है। चिक में जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। विच सिक्रेट एंजाइम एंटेरोकाइनेज, तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे एंटेरोकाइनेज होता क्या है। बच्चे पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए, पेनक्रियाटिक जूस में भी कौन स्पेसिफिकली, ट्रिप्सिनोजन। अगर आपको ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करना है तो आपको चाहिए एंटेरोकाइनेज। पर जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये रिलीज होता है ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम होता है इंटेस्टाइन का ही, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम की वॉल से रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिनोजन, बनेगा ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन बाकी के सभी एंजाइम को एक्टिवेट कर डालेगा। तो इसका आंसर जाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। विच सेल इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12, फिर से याद कीजिए, पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल, परऑक्सी एसिड्स, पेराइटल ऑक्सिंटिक सेल रिलीज करते हैं एसिड प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। तो दोस्तों विटामिन बी12 होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो हमें चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करने वाला, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेगा पेराइटल सेल्स। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने एक दो चैप्टर्स और अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपने नवोदय एकेडमी का मेजर टेस्ट पार्ट 3 दिया है और डाइजेशन और रेस्पिरेशन के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में आप बस एक ही चीज करें कि बार बार रिवाइज करते रहें उन्हें। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होता है, एनसीईआरटी के रिविजन से ही आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा टेस्ट सीरीज के पेपर्स भी सोल्व नहीं करने, जो पेपर आपको दिया गया है इट इज मच मोर सफिशिएंट फॉर यू।